आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने फैज़ हमीद साहब के हवाले से क्या मुतालबा कर दिया है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर जनरल फैज़ का किस किस के साथ राब्ता था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इस वक्त अपना रही है और उन्होंने क्या मुतालबा किया है। और फिर राजा साहब पाकिस्तान के साबिक ये जो फौज के सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजने के लिए खान साहब से एक रिक्वेस्ट की है। और ये किस किस्म की रिक्वेस्ट है, मीडिया से उनकी इंटरेक्शन हुई और उनका क्या कहना है, इसकी तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब ये जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इसके अंदर जो डेवलपमेंट हुई अदालत के अंदर, इसका भी हाल शामिल करेंगे, हाल अहवाल अपने आज के प्रोग्राम में। लेकिन राय साहब जो सबसे अहम खबर है फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और जो खबरें इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया के अंदर इस वक्त जो लग रही हैं, अच्छा इनका सोर्स जो है ना वो या तो अस्करी या नामालूम सोर्स हैं, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो जनरल फैज़ हमीद के हवाले से होने जा रही है। राय साहब फैज़ हमीद के खिलाफ क्या चार्जशीट है, इसके ऊपर कुछ सहाफ़ी ये क्लेम कर रहे हैं कि ज़राए बताते हैं कि फैज़ हमीद के खिलाफ अहम चार्ज ये है कि उनकी रिटायरमेंट दिसंबर 2022 में हो गई। इसके बाद मुतादिद जगहों पर और नंबर तब्दील करके भी ये बात बिलवास्ता या बिला वास्ता उनसे मंसूब की जा रही है। उन्होंने मुतादिद जगह कहा कि पाकिस्तान फौज की क़यादत बिल्कुल तनहा खड़ी है, या आर्मी चीफ के साथ, कोर कमांडर आर्मी चीफ के साथ नहीं, ये तासुर देने की कोशिश की गई। इसमें कुछ आंसर ये भी नजर आ रहा है कि ये तासुर दिया जा रहा है कि उसका लेना देना इस तमाम तर बयानी से है जो इमरान खान से मंसूब है। ये कितना दुरुस्त या गलत है या वक्त ही बताएगा। फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट के बाद अपनी ही फौज के सरबराह के खिलाफ ये सब करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत से लोगों को बहुत सी कन्वर्सेशन और ये बात बहुत सी जगहों पर कहते हुए वो नजर आए। किसी ने यह भी कहा कि हालिया दिनों में इमरान खान से भी एक ऐसा बयान जोड़ा जा रहा है जो शायद किसी सहाफ़ी ने रिपोर्ट किया था। अब वो दुरुस्त है या नहीं, जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान खान ने कहा कि किस तरह पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कमज़ोर किया जाए या फौज पर गिरफ्त कमज़ोर की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ये कह चुके कि ये पाकिस्तान फौज के चीफ के खिलाफ सोची समझी साजिश और बगावत की कोशिश थी। अगर इन तमाम कड़ियों को मिलाया जाए, खबर ये है कि वो ये भी दावा कर रहे हैं कि फैज़ हमीद मिलिट्री की तहवील में है। वो हमारे सामने नहीं, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि उनका इमरान खान के साथ गठजोड़ था। ये तमाम तर काम फौज की इंस्टॉलेशन पर हमला किया गया, ये सोचे समझे मंसूबे के तहत किया गया। ये बहुत तगड़ी चार्जशीट नजर आती है। अच्छा, अब ये फैज़ हमीद इसमें मुलविस थे या नहीं थे या किसके कहने पर हुआ, ये एक अलग सवाल है। राजा साहब इसी तरह की मिलती जुलती बात एक और सहाफ़ी ने भी ये कही है, और वो भी ये जो टेलीफोन नंबर्स की बात है वो भी यही दोहराते हुए एक और टेलीविजन प्रोग्राम में नजर आए। दोनों बातें अगर एक तरह की हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि सोर्स एक है इस खबर का। और ये बात ना राय साहब यहाँ पे रुकती नहीं है, इसमें एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है। और उन्होंने फैज़ हमीद और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो साबिक थे साकिब निसार साहब के एक दूसरे के साथ राब्तों का जिक्र किया है। वो ये कहते हैं कि हुकाम की तहकीकात में दोनों के दरमियान राब्ते की तस्दीक हुई, तहम ये वाजे नहीं किया गया कि राब्तों की नोयत क्या थी। आया ये महज समाजी राब्ता था या फिर इसके साथ कोई सियासी या मुजरिमाना पहलू भी थे। सियासतदानों और वुज़रा के बयानात के बरक्स इन ज़राए ने इस बात की तस्दीक भी नहीं की कि जनरल फैज़ या साकिब निसार 9 मई के हमलों में मुलविस थे। मुतल्लिका हलकों के साथ पस मंज़र में होने वाली बातचीत से ये बात सामने आई कि साकिब निसार भी हुकाम की तवज्जो का मरकज़ बने। हुकाम का इसरार है कि उन्हें चीफ जस्टिस के खिलाफ भी कुछ मवाद मिला। सोशल मीडिया पर जारी क्या सराइयों कि साकिब निसार को भी बैरून मुल्क से वापसी पर हिरासत में लिया जाएगा, कि बरअक्स इन ज़राए ने ऐसा कोई इशारा नहीं दिया। हुकाम साबिक चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं। हुकाम का दावा है कि साकिब निसार के खिलाफ मिलने वाले मवाद की नोयत मुख्तलिफ है और उसका उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं जो साबिक चीफ जस्टिस के बारे में अमूमन सोशल मीडिया पर और हुक्मरानों के साथ इत्तेहाद के सियासतदानों और वुज़रा जो है वो ज़ेर बहस लाते रहे। सब दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ इमरान खान का फैज़ हमीद के साथ ताल्लुक, फिर फैज़ हमीद का 9 मई के साथ ताल्लुक, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर बयान बड़ा वाज़ेह है।
और वो ये कहती है, बैरिस्टर गौहर की मैं गुफ्तगू आज सुन रहा था कि 9 मई का बयानिया आपको अदालतों में सबूतों की बुनियाद पे आपको लेकर जाना पड़ेगा। कहां पर साजिश हुई, कौन मुलविस था, और जब तक पाकिस्तान की अदालतों से कोई फैसला नहीं आ जाता, हम किसी फैसले को उसके ऊपर बात करना बिल्कुल फजूल होगा। ये सिर्फ बयानिए की कहानी है जो इस वक्त मीडिया पर गुफ्तगू हो रही है। रासब, इसका ना कोई सर है ना कोई पैर है। पाकिस्तान की किसी अदालत के अंदर कोई चार्जशीट नहीं है। अब साकिब निसार वाले मामले के ऊपर रासब, हुकूमत जब दावा करती है कि यार हमारे पास बड़े तगड़े किस्म के सबूत मौजूद हैं, साकिब निसार पिछले हम 5-6 वर्षों से, मेरा ख्याल है इतना टाइम तो हो गया साकिब निसार को रिटायर हुए, हमारे रासब कान पक गए हैं ये सुन सुन के कि पाकिस्तान के अंदर साकिब निसार ने हाउस ऑफ शरीफ और मियां नवाज शरीफ के हवाले से बहुत सारे काम किए, लेकिन हुकूमत इनकी पिछले 3 बरस से है और फिर अब भी इनकी हुकूमत है। राय साहब, अगर सबूत इतने तगड़े हैं और ये कहते हैं कि हम साकिब निसार को घसीट कर लेकर जाएंगे, तो फिर बड़ी आसान सी बात है राय साहब कि उन सबूतों की बुनियाद पे हुकूमत इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा ले और साकिब निसार के हवाले से इंक्वायरी के बाद फिर जो मर्जी इन्होंने करना करे। ये को दोनों काम नहीं हो रहे राय साहब, बयानिया बड़ा बन रहा है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। देखें आशफी साहब, फौजी जराए से जो खबर शाया की गई है, अगर इस खबर के अल्फाज को गौर से पढ़ा जाए तो इसका मतलब यह है कि जनरल फैज़ अमीद 9 मई के केस से बरी हो गए और 9 मई के वाक़यात के हवाले से ये जो कठपुतली हुकूमत जनरल फैज़ अमीद पर इल्ज़ामात लगा रही है और इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात लगा रही है कि जनरल फैज़ अमीद और इमरान खान साहब का 9 मई के वाक़यात के हवाले से कोई गठजोड़ था, तो ये जो खबर अंसार अब्बासी साहब ने शाया की है जिसमें ज़राए का हवाला दिया गया, और अगर आप इस स्टोरी का पूरा ड्राफ्ट देखें तो साफ पता चलता है कि उन्होंने फौजी ज़राए का हवाला दिया किस तरीके से जनरल फैज़ अमीद 9 मई के केस में बरी हुए हैं। इसके मुतल्लिक 3 जुमले इस खबर के, वो मैं पढ़ के अपने व्यूअर्स को सुनाता हूं। इस खबर में कहा गया कि ISI के जेर हिरासत साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज अमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। अच्छा, अब चूंकि जस्टिस साकिब निसार एक हाई प्रोफाइल शख्सियत थे, एक चीफ जस्टिस थे, और जनरल फैज अमीद भी बतौर DG ISI एक हाई प्रोफाइल शख्सियत थे। जिस तरीके से मुख्तलिफ सहाफ़ी हर वक्त आपस में राब्ते में रहते हैं, जिस तरह से मुख्तलिफ डॉक्टर्स अगर वो मुख्तलिफ शहरों में भी हों तो उनका आपस में राब्ता ये कोई साजिश नहीं होता। इसी तरह अगर कोई टॉप ऑफिशियल्स अपने दौर में, यानी एक ही दौर में मुख्तलिफ महकमों के सरबराह रहे और उनके दरमियान कोई राब्ता है, यानी ये राब्ता अलैक सलैक की सूरत में भी हो सकता है, ये राब्ता कोई सियासी गपशप की सूरत में भी हो सकता है, ये राब्ता कोई डिनर आप इकट्ठे करें, कोई फैमिली गैदरिंग करें, इस सूरत हाल में भी हो सकता है। तो इसके अंदर साजिश का एलिमेंट कहां है? साजिश उस सूरत में हो कि जब आप कोई एविडेंस लेके आए कि जनरल फैज अमीद और जस्टिस साकिब निसार ने एक साजिश की, इस साजिश के तहत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उल्टाने के लिए या उनको आर्मी चीफ के ओहदे से हटाने के लिए कोई सिटिंग फौजी अफसरान से राब्ता किया, या कोई सिटिंग जो आपके हाजिर सर्विस जज हैं उनसे कोई राब्ता किया गया, कोई इस तरह की कम्युनिकेशन सामने लेके आए, तो तब कहा जाए कि इस हुकूमत के खिलाफ या फौजी क़यादत के खिलाफ कोई साजिश हुई। महज समाजी राब्ते जो हैं, ये आपके जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, हाशमी साहब, चूंकि मैं इस्लामाबाद में ही पैदा हुआ, इस्लामाबाद में मेरी सारी एजुकेशन है, अगरचे उसके बाद यूनिवर्सिटी की एजुकेशन के बाद मैंने अमेरिका से भी कुछ कोर्सेज किए जर्नलिज्म के, तो इस पूरी सूरत हाल में इस्लामाबाद में जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड फौजी अफसरान, इसी तरह रिटायर्ड जज साहिबान और जो आपके सियासतदान जो एक्टिवली सियासत कर रहे हैं या जो सियासत से रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इस्लामाबाद का जो इस्लामाबाद क्लब है वहां भी, इसी तरह जो इस्लामाबाद की कोसार मार्केट है वहां भी, इस्लामाबाद की जिना सुपर मार्केट F8 का सेक्टर, इसी तरह E11, यहाँ पे बेशुमार मकामात ऐसे हैं, बेशुमार कैफेज, बेशुमार जो आपके टी हाउसेज हैं वो ऐसे हैं जहां पे ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं। बतौर साफी हम भी
शाम को जाके वहां बैठते हैं, गपशप करते हैं सियासतदानों के साथ भी, रिटायर्ड फौजियों के साथ भी। तो ये तो एक जो सोशल आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, इनको कोई साजिश नहीं करार दिया जा सकता। मैं बता रहा हूं कि रिटायर्ड जनरल्स के साथ भी कई मरतबा हमारी वहां पे गपशप होती है। तो क्या ये जो आपके सोशल राब्ते हैं, जो कि एक आपकी सोसाइटी का एक नॉर्मल हिस्सा है, इसको आप कोई साजिश करार दे सकते हैं? इसलिए अगर जस्टिस साकिब निसार जनरल फैज हमीद के साथ राब्ते में थे, जैसे कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद भी जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा, इनके मुतल्लिक एक खबर आई थी कि दोनों ने एक जगह पे डिनर किया, तो ये एक सोशल राब्ता हो सकता है। इसी तरह रिटायर्ड जनरल एक फैमिली गेट टुगेदर करें, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो किसी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हाँ, अगर साजिश के हवाले से कोई आपके पास एविडेंस मौजूद है तो वो एविडेंस सामने लें। अच्छा, उसके बाद इसी खबर में वाजे कर दिया गया कि ये वाजे नहीं है कि राब्तों की नोयत क्या थी, या ये महज समाजी राब्ता था, या फिर इसके कुछ सियासी या मुजरमाना पहलू भी थे। उसके बाद इस खबर में यह कहा गया कि कुछ वुज़रा के बयानात के बरक्स इन जराए ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि जनरल फैज हमीद या जस्टिस साकिब निसार 9 मई के हमलों में मुलव्विस थे। जरा ये अल्फाज मैं दोहरा देता हूं कि जराए का यह कहना है कि कुछ सियासतदानों और वुज़रा के बयानात के बरक्स जो कि वो 9 मई के हवाले से दे रहे हैं कि जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार 9 मई के वाकयात में मुलव्विस थे, तो इस खबर में फौजी जराए को कोट करके यह कहा गया कि इन जराए ने इन वुज़रा के बयानात की तस्दीक नहीं की। उसके बाद इस खबर में कहा गया कि मुतलका हलकों के साथ पस मंजर में होने वाली बातचीत से ये बात सामने आई है कि साबिक निसार भी हुकाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, और इन हुकाम का इसरार यह है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ मवाद मिला तो है, यानी साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ, लेकिन ऐसा कोई इशारा नहीं है कि हुकाम साबिक चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करने का कोई इरादा रखते हैं। उसके बाद इसी खबर में यह भी कहा गया कि हुकाम का दावा यह है कि साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मिलने वाले मवाद की नोयत मुख्तलिफ है, और इसका उन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है जो जस्टिस साकिब निसार के मुतल्लिक अमूमन सोशल मीडिया और हुक्मरान इत्तेहाद के सियासतदानों और वुज़रा के अंदर जेर बहस है। जो आपने एक खातून सहाफ़ी की बात की थी कि उन्होंने जस्टिस साकिब निसार की गिरफ्तारी के मुतल्लिक बात की और ये कहा कि उनके खिलाफ भी कोई शवाहिद मौजूद हैं, तो इस खबर में इस तरह की जो लॉन्च करदा खबरें हैं उनकी भी तरदीद कर दी गई है। उसके बाद इसी खबर में ये जो आपके नाम नहाद वज़ीर इत्तलात हैं अताउल्लाह तारड़, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र भी किया गया, और ये भी कहा गया कि ये क्या सराहियां की गई कि जस्टिस साकिब निसार जो हैं ये लंदन फरार हो गए, और ये भी दावा किया गया कि जनरल फैज की गिरफ्तारी से जुड़ी वसी तर इंक्वायरी के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ साकिब निसार साहब ने बल्कि जराए यानी अस्करी जराए ने भी इस बात की तरदीद कर दी कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जनरल फैज हमीद या साकिब निसार का कोई किरदार था। तो जब फौज भी ये कह रही है कि जनरल फैज हमीद और साकिब निसार साहब के मुतल्लिक 9 मई के वाकयात के हवाले से कोई शवाहिद नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पर यह कठपुतली हुकूमत ये बयानिया बना रही है कि हम साकिब निसार को गिरफ्तार करेंगे? ये जस्टिस साकिब निसार साहब को हिरासा करने और उनको इस बात पर मजबूर करने की कोशिश है कि वो पाकिस्तान ना आए, ताकि उनके दिल में ये खौफ बैठ जाए कि जिस तरीके से इमरान खान साहब पर जाली मुकदमात बनाए गए हैं उन पर भी कोई जाली मुकदमा बना के उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उनको खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है कि वो पाकिस्तान ना आए, ताकि हम ये बयानिया बनाएं कि देखें जस्टिस साकिब निसार इसलिए पाकिस्तान नहीं आए कि वो 9 मई के वाकयात की साजिश में मुलव्विस थे। लेकिन ये वाजे हो गया है अगेन इस खबर से, इससे पहले भी अंसार अब्बासी साहब ये खबर कर चुके हैं कि जनरल फैज हमीद के मुतल्लिक जो है वो 9 मई के वाकयात के हवाले से कोई शवाहिद फौजी जराए कहते हैं कि नहीं है, और अब जस्टिस साकिब निसार के मुतल्लिक भी इस खबर में उनको क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन यहां पे जिस शख्सियत के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं वो 2 शख्सियात हैं जिनके खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं कि उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को गिराने के लिए एक साजिश की। वो है जनरल बाजवा
और जनब बाजवा के ससुर जिनके मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ जो हैं उन्होंने वीडियो एविडेंस के तौर पर बयानात दिए और ये बताया कि जनब बाजवा के ससुर भी मुझसे मिले थे और जनब फैज हमीद भी मुझसे मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि जनब बाजवा चाहते हैं कि इमरान खान साहब की पंजाब की हुकूमत भी और वफाक की हुकूमत भी मरला बार उल्टा दी जाए। तो जो एविडेंस मौजूद है वो जनब बाजवा और उनके ससुर जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल है इनके खिलाफ मौजूद है। तो कोर्ट मार्शल या गिरफ्तारियां जनब फैज हमीद के बाद जो 2 इमीडिएट गिरफ्तारियां होनी चाहिए वो जनब बाजवा के ससुर की होनी चाहिए और जनब बाजवा की होनी चाहिए। अच्छा राज साहब, ये जनरल फैज के दिफा में कहें या फिर जो एक आर्गुमेंट बिल्टअप किया गया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीइंग द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो ये मुतालबा क्या कर रहे हैं और उन्होंने फैज हमीद के हवाले से क्या बात की और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने क्या कहा है। वो ये कहते हैं कि फैज हमीद की गिरफ्तारी अपनी नौयत का एक गैर मामूली मामला है जिसे फौज खुद प्रोसीड कर रही है। जनरल फैज के खिलाफ इल्जामात पब्लिक कर दिए गए, प्रोसीडिंग को भी पब्लिक किया जाए। फौजी अदालतों में होने वाली समातों का अहवाल सामने नहीं आता, मामलात को अवाम के सामने लाया जाए, क्योंकि मामला अवाम के सामने लाया गया, यानी 9 मई फिर जो बयानियां बना रहे हैं और 2 प्रेस रिलीज की तरफ शायद उनका इशारा है। फिर वो ये भी कहते हैं कि जब 9 मई का वाकया हुआ तो जनरल फैज उस वक्त फौज में नहीं थे, तो अगर कुछ किया तो बतौर रिटायर्ड अफसर किया। फौज के निजाम को देखते हुए उनका कोर्ट मार्शल हो सकता है, अभी इल्जामात सामने आने दें और इस पर क्या सराइयां मुनासिब नहीं है। नवाज शरीफ की इक़्तिदार से बेदखली समेत मुल्क में माजी में पेश होने वाले वाकयात के अगर हमें जवाब चाहिए तो ट्रुथ कमीशन बनाया जाए। इस मुल्क में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है इसको डॉक्यूमेंट किया जाए। फैज हमीद को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्होंने क्या किया क्या नहीं, क्या मुझे इसका इल्म नहीं है। बात बहुत सी हमने भी सुनी थी। जब फैज साहब पर लगे इल्जामात सामने आएंगे तो बात हो सकेगी। बताया गया कि उन पर हाउसिंग स्कीम के हवाले से इल्जामात हैं। अगर 9 मई के वाकयात में उनका कोई किरदार है तो प्रोसिक्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आम वाकया नहीं था। फैज हमीद के हवाले से राना सनाउल्लाह के दावों पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि मेरे या राना साहब के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उस वक्त पड़ेगा जब आप ट्रायल में जाकर बतौर गवाह पेश होंगे। अगर राना साहब के पास कोई सबूत मौजूद है तो वो दरखास्त दें और बतौर गवाह वो पेश हो जाएं। किसी से राब्ता हो या ना हो, बात होना कोई जुर्म नहीं होता। क्या बात की वो जुर्म होता है। 9 मई का अब तक कोई सबूत नहीं आया बल्कि सिर्फ इल्जामात आए, लेकिन अगर 9 मई साजिश है तो प्रोसिक्यूशन हुकूमत की जिम्मेदारी बन जाती है कि इन्हें सबूतों की बुनियाद पर साबित करें। 9 मई गैर मामूली वाकया है और अगर इनके पास सबूत हैं तो मुकदमा चलाना उनकी जिम्मेदारी है। अगर ये साजिश है, किसी ने मंसूबाबंदी और सोहरतकारी की, तो वो इस सब मुकदमे में शामिल हो जाएंगे। अगर इसमें कोई फौजी भी शामिल है तो इस बुनियाद पर उसके ऊपर मुकदमा जो है वो चलेगा। और फिर एक और जो बात उन्होंने की है ना कि कौमी असम्बली के आधे से ज्यादा लोग जो है वो पैसे देकर आए और उन्होंने असगर खान केस का एक हवाला दिया राय साहब, उसमें और इसमें फर्क क्या है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि असगर खान केस की तरह ये केस भी एक दिन खुलेगा, लेकिन इसमें रवायत उल्टी होगी। 1990 में जिन्होंने पैसे बांटे थे और 2024 में उन्होंने वसूल किए और वो भी करोड़ों में, यानी ये उन्होंने इसकी एक शक्ल जो है पेश की है। ऐसा लाउड एंड क्लियर मैसेज है, वही बातें जो हम करते हैं कि सबूत हैं, प्रोसिक्यूशन को पेश करना चाहिए। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हुई है। आज मैं एक एंकर को सुन रहा था जो खबरें लेकर अस्करी जराए से लेकर आते हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान पर जो इल्जाम है वो एकदम से, यानी फैज हमीद के साथ उसे नत्थी कर दिया जाएगा और इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट में चला जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। और दूसरी तरफ इंतहाई अफसोसनाक जो नुक्ता उन्होंने उठाया और उन्होंने ये कहा कि अभी तक पाकिस्तान की किसी अदालत ने, नाम भी बताएं, पाकिस्तान की किसी अदालत ने इस केस के अंदर फैसला नहीं दिया और प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी, यानी सबूत जो है रासब मौजूद ही नहीं है। यानी जहां पर ये एंकर इन जैसे कई लोग जो हैं वो खबरें लेकर आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो भी ये समझते हैं कि प्रोसिक्यूशन क्यों नाकाम हुई और अगर ये केस जबरदस्ती कहीं गया और खामोशी से गया
तो फिर राय साहब, क्या अदालतें इसके ऊपर खामोश रहेंगी या नहीं रहेंगी? राय साहब, जो एंकर जिसके बारे में आपने सवाल किया, एक तो पाकिस्तान में खबरें तलत हुसैन साहब जराए से लेकर आ रहे हैं, और दूसरी जो चीज है वो मुनीफ फारूक साहब लेकर आ रहे हैं। फिर कुछ और लोग सहावी भी ऐसे हैं जिन्होंने साकिब निसार साहब के हवाले से बात की। तो ये एक नहीं है, बहुत सारे हैं। फिर उनमें अबसार आलम साहब भी हैं जिन्होंने सबसे पहले साकिब निसार का नाम लिया और उसके बाद एक पूरी कैंपेन शुरू हो गई। तो ये एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं जो ये बात कर रहे हैं। देखें, जो आपने मुनीफ फारूक साहब की बात की, तो पीटीआई ये कहती है कि मुनीफ फारूक जो है वो एक सहाफी नहीं है, एक टाउट है। पीटीआई ने उनके मुतालिक एक ट्रेंड भी चलाया, क्योंकि जिस वक्त सनम जावेद की रिहाई बहुत करीब आ गई, तो यही जो सहाफी है मुनीफ फारूक, जिनके मुतालिक पीटीआई ये कहती है कि ये सहाफी नहीं, पहले कोई वकील थे और नजम सेठी साहब के गोडे गिट्टे दबा के इन्होंने एक सहाफी का रूप धार लिया, पीटीआई के अल्फाज के बकौल। तो इन्होंने खबर चला दी कि सनम जावेद जो है, इन्होंने कोई फौजी क़यादत के रिश्तेदारों के मुतालिक कोई बात की थी, इसलिए इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए और इनकी रिहाई नहीं होगी। अगले ये कहते हैं कि हम कैसे इनको माफ कर दें। तो उस वक्त पीटीआई ने कहा कि ये कितने बेरहम हैं कि एक खातून जिसको 1 साल तक अगवा रखा गया, अब उसकी रिहाई करीब है, तो उसके मुतालिक ये जाली खबरें चला के एस्टैब्लिशमेंट को उकसा रहे हैं कि इस खातून को जो कि जुल्म का शिकार है, इसको रिहा ना किया जाए। लेकिन उसके बाद एक और वाकया इनसे जुड़ा हुआ, जो कि अभी एक जो पीटीआई के रहनुमा है, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बयान किया और ये भी मुतालबा किया कि मुनीफ फारूक को गिरफ्तार किया जाए। और उसमें उन्होंने बताया कि जिस वक्त शेख रशीद अगवा थे, जो शेख रशीद अब खुद कहते हैं कि मुझे अगवा किया गया था, तो इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इनको एक जगह ले जाया गया और जब इनकी आंखों की पट्टी खोली गई तो आगे मुनीफ फारूक बैठे हुए थे। ये बैठे हुए का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन पीटीआई के रहनुमा कहते हैं कि मुनीफ फारूक एक जालिम बन के बैठा हुआ था और मुनीफ फारूक को यह पता था कि शेख रशीद अगवाशुदा है, लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज इंटरव्यू जो है वो मुनीफ फारूक ने किया और इसलिए शौकत मिश्रा ने कोट अनकोट ये कहा कि मुनीफ फारूक को गिरफ्तार करके ये तफ्तीश की जाए कि ये जमहूरियत को रोंदने के मुतालिक खबरें जो है ये शख्स क्यों चला रहा है। तो एक तो मुनीफ फारूक के मुतालिक ये जो पीटीआई हकायक सामने लेके आई है, मुनीफ फारूक ने अब तक इस बात की कोई तरदीद नहीं की कि मैंने शेख रशीद का अगवाशुदा हालत में इंटरव्यू नहीं किया था। और इसी तरह सनम जावेद के मुतालिक जो उन्होंने पीटीआई के बकौल साजिश की कि इनको दोबारा गिरफ्तार कर दिया जाए। तो इस तरह के जो सहाफी होते हैं ये मुख्तलिफ औकात में ये मुख्तलिफ लोगों के टाउट बन जाते हैं। ये कोई एक तरफ के टाउट नहीं होते, ये हर तरह के टाउट बन जाते हैं। ये आज हालात तब्दील हुए तो ये हो सकता है कि किसी और के टाउट बन जाए। तो बहरहाल ये जो अब कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत के अंदर मुंतकिल किया जाएगा और फौजी अदालत के अंदर चलाया जाएगा, तो उसके लिए एविडेंस कहां से आएगा? मिसाल के तौर पर 9 मई के वाकयात के हवाले से यह कहा जा रहा है कि 9 मई के वाकयात के हवाले से इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में चलाया जाएगा। उससे पहले जो आपकी सिविल अदालतें हैं उनमें 9 मई के वाकयात के हवाले से जो मुकदमात थे उनका अशर क्या हुआ? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा, वहां पे 9 मई के वाकयात के हवाले से जो केसेस थे उनका अशर क्या हुआ? जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच था उसने 9 मई के वाकयात के हवाले से क्या फैसले दिए? तमाम केसेस को उड़ा के रख दिया। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने असद उमर और शहरयार अफरीदी के केस में क्या फैसला दिया? उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मजीद फैसले भी देख लें। तो इस तरह ओवरऑल 9 मई के वाकयात पर जो ये कॉम्प्रोमाइज्ड अदालतें हैं वो भी कोई फैसले नहीं दे सकी और लोअर कोर्ट्स ने जो 1-2 फैसले दिए वो भी इतने मुज़िका खेज थे कि जहां पे जज साहिबान ने पहले टैके लगाए और यहां तक कहा गया कि चक्री में पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर घूम फिर रहा था और वहां उसको पता चला, किसी से उसने सुन लिया कि इमरान खान साहब ने 9 मई के वाकयात की साजिश की। तो किस बुनियाद पर ये फौजी अदालत में केस जाएगा? ये जो कठपुतली हुकूमत है ये चाहती है कि इमरान खान साहब का केस फौजी अदालत में चला जाए। इनको पता है कि फौजी अदालत में ये केस गया तो हम पर तो क्या तनकीद होनी है,
हम तो पहले ही सियासी तौर पर अवामी सतह पर रुसवा हो चुके हैं, इससे ज्यादा हमारी रुसवाई मुमकिन नहीं है। तो अगर फौजी अदालत में केस गया तो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद होगी, जो तहरीक चलेगी वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चलेगी। इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर रख के एक मरतबा फिर बंदूक चलाना चाहते हैं। लेकिन हाशमी साहब, फौजी अदालत के अंदर एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, और उसके बाद इस वक्त 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन भी जीते हुए हैं, 90% अवाम उनके साथ खड़े हैं, केपी में उनकी हुकूमत है। तो फौजी अदालत के अंदर केस चला के इस मुल्क में 1971 जैसे हालात की खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, उस तरह के हालात की बुनियाद रखने की राह हमवार की जाएगी। क्योंकि उस सूरत में आप ये बताएं कि ये जो 90% अवाम बाहर निकलेंगे, या ये जो केपी से सबसे पहले मरले में सुनामी बाहर निकलेगा, ये अडयाला जेल के बाहर जब धरना दिया जाएगा, या जिस फौजी जेल के अंदर आप रखेंगे उस हसास इंस्टॉलेशन के बाहर जब 15-20 हजार लोग भी इकट्ठे होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर जो सूरत-ए-हाल पैदा होगी, क्या वो किसी के कंट्रोल में रहेगी? जो पंजाब से काफिले निकलेंगे, जो कराची से काफिले निकलेंगे, ये जो टाउट साफी हैं, ये तो उस वक्त राय फरार अख्तियार कर लेंगे। ये जो आग लगा रहे हैं, तीरियां लगा रहे हैं, ये तो राय फरार अख्तियार कर लेंगे। ये कठपुतली हुकूमत भी राय फरार अख्तियार कर लेगी। और ये जो आपके कठपुतली हुक्मरान हैं, इनको बांग्लादेश और श्रीलंका के हालात से सबक सीखना चाहिए, जहां इनको फौजी तैयारों और फौजी हेलीकॉप्टर्स में मुल्क से फरार होना पड़ा था। तो ये उस तरफ हालात चले जाएंगे। आप ये देखें कि कुलभूषण यादव, एक एस्टैब्लिश दहशतगर्द जिसने पाकिस्तानियों की जानें ली, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने बड़े फाल तरीके से ऑपरेशन करके उसको गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ सॉलिड एविडेंस भी मौजूद है, सॉलिड एविडेंस पर उसको सजा सुनाई गई। लेकिन जब ये आलमी अदालत में केस गया तो आलमी अदालत ने हमारी फौजी अदालतों की सुनाई गई जो सजा थी उसको तस्लीम नहीं किया। तो एक दहशतगर्द की सजा को भी अगर फौजी अदालत की सजा को तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो ये इमरान खान साहब पर फौजी अदालत में चलाए गए किसी मुकदमे का क्या कोई फैसला कबूल किया जा सकता है? वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। ये सबको पता है कि ये जस्टिस फाइज ईसा और ये मौजूदा अदालत जो कहती है कि जो हमने भुट्टो साहब के केस में अदालत ने अदालती कत्ल किया उस तारीख को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तारीख को कौन दुरुस्त करेगा? ये जो पानीपत की जंग के उस दौर के केसेस जस्टिस फाइज ईसा उठा रहे हैं, ये मौजूदा दौर में जो आइन की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, इनको कब रोकेंगे? तो इसलिए ये केस फौजी अदालत में अगर गया तो इसका नुकसान सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को होगा, इस रियासत को होगा, पाकिस्तानियों को होगा। ये शरीफ खानदान और इनके हवारी जो हैं, ये तो अपने फायदे उठाते रहेंगे और अपने असासे बनाते रहेंगे, लेकिन इसमें एस्टेब्लिशमेंट को, रियासत पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अच्छा साहब, अलवी साहब बहुत दिनों के बाद मंजर-ए-आम पर आए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा? वो ये कहते हैं कि आप सुप्रीम कमांडर थे, जनरल फैज पर बहुत से इल्जामात लगे, जिस पर आरिफ अलवी ने कहा कि बाद में बहुत कुछ होता रहा, मेरे नोटिस में बहुत कुछ था, जो अब होगा वो अच्छा होगा। जनरल बाजवा के कोर्ट मार्शल होने से मुतल्लिक सवाल पर आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मुझे पता नहीं, ये इमरान खान से पूछे, और उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह इमरान खान जल्द बाहर आएंगे। और फिर अलवी साहब ये भी कहते हैं कि 1500 केसेस चला चुके हैं और मजीद भी केसेस बना दें, ये कोशिश कर लें, मुझे भी मौका मिलेगा। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे मौका मिलेगा। शायद वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई और फिर पीटीआई की हुकूमत आएगी, शायद उसकी तरफ उनका इशारा है। फिर असम्बली तोड़ने के इकदाम पर आर्टिकल 6 लगने से मुतल्लिक सवाल पर साबिक सदर ने कहा कि आर्टिकल 6 अगर चलाना चाहे तो कोशिश कर लें। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग में भी यहां हूं। आरिफ अलवी ने मजीद ये भी कहा कि मैं हमेशा ऑडियो लीक के खिलाफ रहा, मेरी प्राइवेट गुफ्तगू सुनने का किसी को हक नहीं है। अच्छा, एक सवाल और भी हुआ है जो रिपोर्ट नहीं हुआ, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान सालिसी का किरदार। वो ये कहते हैं कि अगर खान साहब हुक्म करेंगे तो मैं ये किरदार जरूर निभाऊंगा। राय साहब, अब बहुत देर नहीं हो गई, अब ये सालिसी का किरदार या पाकिस्तान की सियासत है, कुछ भी हो सकता है। जो आंख का तारा है, राज दुलारा है, वो इक़्तिदार से बाहर होगा या होगी, और कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए
पाकिस्तान की सियासत के अंदर तैयार रहना चाहिए? ऐसा ही राय साहब, या इट्स टू लेट इन द डे कि कोई बात होगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान और कोई सालिसी का किरदार अदा कर सके? देखिए आशफी साहब, एस्टेब्लिशमेंट के पास भी दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान खान साहब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के पास भी ये तमाम हकायक मौजूद होंगे कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। एस्टेब्लिशमेंट के पास भी ये हकायक होंगे और इनको उन्होंने एनालाइज भी कर लिया होगा कि पिछले 2 साल के बदतरीन जबर के बावजूद लोग इमरान खान साहब का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और ये ट्रांसलेट हो गया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कि इमरान खान साहब को सिस्टम से माइनस करना नामुमकिन है। तो एस्टेब्लिशमेंट के पास एक ऑप्शन तो ये है कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो हकायक हैं इनको अभी तस्लीम कर लिया जाए और एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात करे। और ये भी एस्टेब्लिशमेंट के पास हकायक मौजूद हैं कि जो तजर्बा 2 साल पहले शरीफ खानदान को मुसल्लत करने के लिए किया गया था, वो तजर्बा इसलिए भी नाकाम हो गया है कि पाकिस्तान की मईशत भी कोलैप्स हो गई है, अवाम भी इस कठपुतली हुकूमत से भी बदजन हो गया है और एस्टेब्लिशमेंट पर भी अब अवाम तनकीद कर रहे हैं, अदालतें भी एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल इदारों की जानिब से भी, इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से भी एस्टेब्लिशमेंट पर ही तनकीद हो रही है। तो इसलिए एक ऑप्शन तो यह है कि इन तमाम हकायक को तस्लीम करते हुए एस्टेब्लिशमेंट अपना मुल्क का मईशत का मजीद नुकसान ना करे और इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात कर लिए जाए। दूसरा फिर जो ऑप्शन जहां पे हालात किसी के काबू में नहीं रहेंगे वो ये है कि हालात को उस नहज पर ले जाया जाए इस कठपुतली हुकूमत के लिए जहां पे इमरान खान साहब एक ऐसी कॉल देने पर मजबूर हो जाएं जिसके मुतल्लिक उन्होंने कहा कि जब लोग अब सड़कों पर निकलेंगे तो हकीकी आज़ादी का मकसद अचीव किए बगैर घर वापस नहीं जाएंगे, यानी उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक इस कठपुतली हुकूमत का तख्ता उल्टा नहीं दिया जाता या इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात की टेबल पर एस्टेब्लिशमेंट और ये कठपुतली हुकूमत नहीं बैठ जाती। तो क्या उस तरह के हालात की जानिब मुल्क को धकेलना चाहिए सिर्फ इस करप्ट हुकूमत को मुसल्लत रखने के लिए जो कि माशी फ्रंट पे भी परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसके पास वोट भी नहीं है, जिसके पास इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं है और जिसकी वजह से, जिसकी गैर मकबूलियत की वजह से एस्टेब्लिशमेंट की साख पर भी सवालात उठते हैं। तो उस ऑप्शन में हालात एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो जाएंगे और इसका मजहर हम देख चुके हैं कि बांग्लादेश में कि हसीना वाजिद के अपने लगाए हुए आर्मी चीफ ने 45 मिनट की डेडलाइन देकर उनसे इस्तीफा ले लिया और जो तहरीक थी अपने लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको पता था कि अब ये तहरीक ऐसी बन गई है कि अगर इसके रास्ते में फौज भी आई तो ये फौज भी उसका बड़ा नुकसान हो जाएगा और रियासत जो है ये मुकम्मल तौर पर डूब जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर उस किस्म के हालात पैदा होने से पहले पहले एस्टेब्लिशमेंट के सामने सिर्फ यही 2 ऑप्शन है। अब एस्टेब्लिशमेंट को एक वाइजली डिसीजन करना है कि हालात को किस तरफ लेके जाना है, एक पुरअमन तरीके से इस मामले का हल निकालना है या फिर पाकिस्तान के अंदर एक इंतशार की कैफियत जो है वो पैदा हो जाएगी। अच्छा साहब, ये जो 190 बिलियन पाउंड केस है इसके अंदर एक डेवलपमेंट ये हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइनल जो डिसीजन है वो देने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया और उसकी बुनियादी वजह खान साहब दरखास्त लेकर गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और दरखास्त ये थी कि एक तो रिकॉर्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए, रिकॉर्ड दे नहीं रहे और नैब वाले उस रिकॉर्ड को नहीं दे रहे जिसमें इस पूरी की पूरी कार्रवाई को बंद कर दिया गया था लेकिन बाद में इसको दोबारा खोला गया है। दरखास्त में खान साहब ने क्या कहा और 2 जजेस हैं जिन्होंने ये फैसला दिया, बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब। एक सवाल पूछा गया है मियां गुल हसन औरंगजेब की तरफ से कि क्या एनसीए की तरफ से रकम बराह रास्त पाकिस्तान भेजी गई। इस पर वकील सलमान सफदर ये कहते हैं कि नहीं, एनसीए ने वो रकम डी फ्रीज कर दी और मलक रियाज और उनकी फैमिली को दे दी, फिर उन्होंने खुद वो रकम सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी। मलक रियाज से अलकादिर ट्रस्ट केस की जमीन तोहफे में दी, ये सलमान सफदर ने कहा। ये यूनिवर्सिटी कहां है, अदालत ने सवाल किया। यूनिवर्सिटी झेलम के करीब है और फंक्शनल है। यूनिवर्सिटी क्या फंक्शनल है, मियां गुल हसन औरंगजेब का यह सवाल था जिस पर सलमान सफदर कहते हैं जनाब ये बिल्कुल फंक्शनल है। अब एक इंतहाई अहम नुक्ता है राय साहब जो इस केस को बदल देगा
वो ये है कि ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान की नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त को मुस्तरद किया और हैरान कुन तौर पर यह कहा कि इस दरखास्त मुस्तरद करने की जहां पे उन्होंने किया, साथ ये भी कहा कि वो कस्टोडियन या ऑथर नहीं और नैब का तफ्तीशी अफसर नैब बोर्ड मीटिंग रिकॉर्ड के लिए इस रिकॉर्ड को पेश करने का हुक्म जो है वो नहीं दे सकता। वो कहना ये चाहते कि हम ना ऑथर है ना कस्टोडियन है, तो आप ये हुक्म जो है नहीं दे सकते। अब ये दो रुकनी बेंच के सामने ये दलाइल दिए गए और इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने जल्द अज जल्द फैसला देने के लिए जो इस वक्त हरबे आजमाए जा रहे हैं, इसका भी जिक्र सलमान सफदर साहब की तरफ से किया गया और फिर अदालत ने राय साहब इसके ऊपर नोटिस कर दिए हैं और फैसला करने से भी रोक दिया गया क्योंकि नैब तरमीम वाला जो केस है उसका फैसला अभी हुआ नहीं और उसे मशरूत कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से। व्यूअर्स, ये आज की हमारी निशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।